साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर अस्पताल। मैं आज आपके सामने मच्छर जनित बीमारियों में से एक मलेरिया के बारे में कुछ बातें साझा करने आया हूं। आज इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी लगी कि जब भी भारत में मानसून आता है उसके साथ ही मलेरिया का प्रसार यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए माह जून को मलेरिया जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता रहा है। WHO मलेरिया के बारे में पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मना रहा है सन 2007 से। ये तिथि अफ्रीकन कंट्रीज में 2001 से अफ्रीकन मलेरिया डे के रूप में मनाई जाती रही है। अफ्रीका एक एंडेमिक कंट्री है मलेरिया के लिए, जहां पर बहुत से लोग इस बीमारी से कालकवलित हो जाते रहे हैं। इसलिए WHO 2007 से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ख़त्म होने के बावजूद मलेरिया के इसको अवेयरनेस चला रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी 1.5 करोड़ लोग हर साल मलेरिया से संक्रमित और लगभग 20,000 के एवरेज में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे बचाने के लिए, पॉलिटिशियंस को जगाने के लिए, पब्लिक को जगाने के लिए, NGOs को प्रेरित करने के लिए, रिसर्च पे प्रेरित करने के लिए इस दिवस का मनाया जाता रहा है। आयुर्वेद में इस बीमारी को विषम ज्वर के रूप में वर्णन मिलता है। इसको मलेरिया नाम इसलिए पड़ा कि पहले हम इसको गंदी हवा से फैलने वाली बीमारी माना करते थे। बाद में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने संक्रमित मादा मच्छर एनाफिलीज मच्छर के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोवन के होने की वजह से इसका कारण मलेरिया का कारण बताया, जिसका नाम था प्लाज्मोडियम जीनस के प्रोटोजोवन। और इसकी वजह से उन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम जब संक्रमित मादा एनाफिलीज के काटने से उसकी लार द्वारा जब मानव शरीर में प्रवेश करता है तो वो अंदर लीवर में जाकर के मल्टीप्लाई करता है, फिर ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, जहां से इसके बाद से उसके अंदर लक्षण शुरू होते हैं और उसके प्रवेश के लक्षण में आने में लगभग 12 दिन का समय लगता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं: वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, मलेरी और ओवेल। सबसे पहले वाइवेक्स, उससे कम फैल्सीपैरम, मलेरी, ओवेल भारत में नहीं पाई जाती। इसकी फीवर के 3 स्टेज होती हैं। इसकी लक्षणों के 3 स्टेज आप मान सकते हैं। पहला रैगर स्टेज, दूसरा फीवर स्टेज, तीसरा स्वेटिंग स्टेज। पहले रैगर स्टेज में मरीज को जाड़ा लग के कपकपी लग करके खूब तेज बुखार कपकपी लगती है और उसके बाद फीवर स्टेज में बहुत तेज बुखार चलता है। रैगर स्टेज लगभग 1 से 2 घंटे बनी रहती है और 4 घंटे तक इसकी फीवर स्टेज बनी रहती है, जिसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी फीवर जा सकता है। और उसके बाद शरीर एकदम से ठंडा पड़ता है पसीने के साथ। ये स्वेटिंग की स्टेज होती है और टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम गिर सकता है। इस स्टेज के दौरान मरीज को, खास करके फीवर के दौरान, बच्चा अगर है तो उसको झटके भी आ सकते हैं। इस दौरान उसको उल्टी होना, उबकाई आना, पेट में दर्द होना भी लक्षण मिल सकते हैं। मलेरिया 2 तरह से आप समझ सकते हैं, एक अनकॉम्प्लिकेटेड और एक सीवियर। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया उन्हें कहते हैं जो मरीज में लक्षण आए और उनकी डायग्नोसिस समय पर बन गई, जटिलताएं नहीं आने पाई और ट्रीटमेंट करने से मरीज स्वस्थ हो गया। अगर डायग्नोसिस बनने में लेट हो गई, मरीज के अंदर वो ब्रेन तक पहुंच गया मलेरिया, तो उसकी RBC पर अटैक होने की वजह से अनीमिया होना, पीलिया हो जाना, झटके आना, बेहोशी आना और कहते हैं कि तिल्ली और यकृत का बढ़ जाना और सांस फूलना, पेशाब में रक्त कणिकाओं के निकलने की वजह से ब्लैक वाटर फीवर का जन्म लेना इत्यादि। इसमें मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में मलेरिया हो जाए तो बच्चा मृत हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, इत्यादि जटिलताएं भी आ सकती हैं। इसलिए मलेरिया की जल्दी डायग्नोसिस करके इलाज करना जरूरी होता है। मलेरिया के इलाज में पहले क्लोरोक्विन का उपयोग होता था, अब आर्टेमिसिन के आधार पर कॉम्बिनेशन थेरेपी का उपयोग होता है। ये दवाई तो आपके अपने चिकित्सक आपकी मलेरिया के हिसाब से बतलाएंगे। और इसमें वाइवेक्स
और फैल्सीपैरम में जो इनका रेजिडुअल इन्फेक्शन बचता है उसके भी प्राइमाक्विन दिया जाता है। वैक्सीन आज तक मलेरिया की नहीं बनी है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले साल एक वैक्सीन RSSS नाम से खोजी गई है, जो पाथ और GSK द्वारा खोजी गई है। WHO के सहयोग से अफ्रीकन कंट्री घाना, कीनिया और मलावी में इसको बच्चों को लगाया गया है। इसमें 4 डोजेज हैं जो 4 से 17 माह के बीच में लगाई जाती हैं और इनको 2,75,000 बच्चों को इस 1 साल में लगाया जा चुका है। इस पे अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये प्रभावी महसूस हो रही हैं। बच्चों की डेथ कम हुई है, बच्चों में जटिलताएं कम हुई हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस भी कम हुए हैं। आने वाले समय में पता लगेगा। तो बचे हम कैसे? बचने के लिए हमें सबसे पहले तो मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए ये है कि अपने घर के आसपास हम पानी का ठहराव न दें, क्योंकि ये साफ रुके हुए पानी में अपने अंडे देते हैं और इनके बच्चे प्यूपा की स्टेज में जो है पानी के सरफेस पे आकर के ये ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सरफेस पे आते रहते हैं। अगर हम पानी या तो रुकने ना दें या पानी रुका है, वो मजबूरी है, उसको उतना साफ नहीं किया सकता है, तो उस पर इस तेल डाल दें ताकि जो प्यूपा है वो सांस लेने ऊपर ना पाए और आगे उसकी एडल्ट में वृद्धि ना होने पाए। अगर हम टायर, ट्यूब, कबाड़ इन सब में उनको साफ रखें, इनमें पानी न इकट्ठा होने दें और सब नालियों की सफाई रखें, वहाँ पे कहीं भी बच्चे न देने पाएँ मच्छर। कूलर के पानी को बदलते रहें और तालाबों में मच्छर के लार्वा खाने वाली मछलियाँ जैसे गम्बूसिया आदि को पाल सकते हैं, तो हम मच्छरों की उत्पत्ति को कम कर सकते हैं। जो भी मच्छर हैं उनसे बचने के लिए अगर हम घर में दरवाजों पर जाली लगा रखें, शाम के समय दरवाजे बंद रखें, क्योंकि शाम के समय ही घरों में प्रवेश सबसे ज़्यादा होता है, और हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट्स में डीट कंपाउंड, डाइथाइलटैलुडीन कंपाउंड से बनी हुई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स या स्प्रेज आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हम क्रीम लगा रहे हैं तो हम तुरंत हाथ धो लें और चेहरे में आँख और मुंह को बचा के रखें, लिप्स को बचा के रखें, क्योंकि वो शरीर के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन, इंटैक्ट स्किन में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मॉस्किटो रिपेलेंट में जो मॉस्किटो कॉइल है, कृपा करके उसको मत उपयोग करें, क्योंकि एक मॉस्किटो कॉइल से लगभग 50 से 100 सिगरेट के बराबर का धुआं निकलता है और ये लंबे समय में उपयोग करने पर सिगरेट जैसा ही हानि पहुंचाता है। हमको सांस की बीमारी COPD के नाम से होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। बेस्ट है कि हम मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, लेकिन वो तो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है या उसको बांधने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उसका चलन कम हो गया। लेकिन सबसे सुरक्षित हमारी इंटैक्ट नेट होंगी जिसमें छेद ना हो, बड़े मतलब इंटैक्ट हो, उसकी जाली हो लेकिन फटी ना हो। अगर हम इतना ध्यान रखते हैं तो हम मॉस्किटो से प्रसार रोक सकते हैं और हम मलेरिया से सुरक्षित रह सकते हैं। चूँकि कोरोना का मौसम चल रहा है तो यहाँ पे 2 बातें जरूर हम बताना चाहेंगे कि एक फाइंडिंग ये पाई गई है कि जिनमें मलेरिया की एंडेमिसिटी है, जिसमें भारत भी शामिल है, वहाँ पर कोरोना से होने वाली मॉर्टेलिटी कम पाई गई है। अभी इसका पुष्ट होना बाकी है और क्लोरोक्विन जो दवाई मलेरिया की थी उसी की एक वेरिएंट है, ज़्यादा सुरक्षित वेरिएंट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका उपयोगिता कोरोना के इलाज में देखा गया है। कोरोना के मद्देनज़र और वो दोनों में बुखार आ रहा है, इसलिए मलेरिया से बचना है, मच्छरों से बचना है, ताकि दोनों के बुखार के ओवरलैप में कन्फ्यूजन न फैले। दूसरा, कोरोना को देखते हुए मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप SMS का पालन करें, डरे नहीं लेकिन जागरूक रहें। सोप वाटर डिसइंफेक्शन के लिए उपयोग में लाएं, मास्क पहनें और सोशल बनाम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर रहते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोरोना के प्रसार में अपना सहयोग कम करेंगे। घर से निकलिए, काम पर जाइए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।